आज हम देखने वाले हैं इग्नू का MHI 101 जून 2024 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेपर का नाम है एंशिएंट एंड मीडिएवल सोसाइटीज़ और इसमें पहला क्वेश्चन था जो कि 500 शब्दों में लिखना था और एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन क्या था? कृषि ने मानव संप्रदायों को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसका जवाब क्या है? कृषि का विकास मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक माना जाता है। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण युग में जब इंसानों ने शिकार और खाद्य संग्रह की जीवन शैली से हटकर व्यवस्थित खेती की ओर कदम बढ़ाया, तो इससे न केवल उनका जीवन यापन का तरीका बदला बल्कि पूरे समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। कृषि के आगमन से पहले मनुष्य खानाबदोश जीवन जीता था, लेकिन जब उसने फसलों को उगाना सीख लिया तो उसे किसी एक स्थान पर टिकना पड़ा। इस स्थायित्व ने गांवों और बस्तियों के निर्माण को जन्म दिया। इससे मानव समाज में संगठित समुदायों की नींव पड़ी और सभ्यताओं का विकास संभव हुआ। जनसंख्या में वृद्धि। खेती के कारण भोजन की उपलब्धता नियमित हो गई, जिससे मृत्यु दर घटी और जन्म दर में वृद्धि हुई। फलस्वरूप जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। आबादी बढ़ी, श्रम विभाजन, व्यापार और सामाजिक संरचना के विकास को गति मिली। तीसरा है सामाजिक वर्गों की उत्पत्ति। कृषि उत्पादन ने अधिशेष भोजन को जन्म दिया, जिससे कुछ लोग खेती छोड़कर अन्य कार्यों में लग सकें। इससे कारीगर, व्यापारी, योद्धा और शासक वर्ग उभरे। इसने सामाजिक विषमता और वर्ग भेद की नींव रखी। कुछ लोगों के पास अधिक भूमि और संसाधन हो गए, जिससे सामंती व्यवस्था जैसी संरचनाएं विकसित हुईं। राजनीतिक संगठन और राज्य का उदय। जैसे जैसे कृषि आधारित समाजों का विस्तार हुआ, संसाधनों के नियंत्रण के लिए संघर्ष भी शुरू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप शासक वर्गों और संगठित शासक प्रणालियों की उत्पत्ति हुई। राज्य, कानून, सेना और प्रशासन जैसी व्यवस्थाओं की जड़ें कृषि में ही निहित हैं। पांचवा, आर्थिक प्रणाली का विकास। कृषि से अधिशेष अनाज प्राप्त होने पर विनिमय प्रणाली और बाद में व्यापार का विकास हुआ। वस्तु विनिमय से शुरू होकर बाद में सिक्कों और मुद्रा प्रणाली तक की यात्रा कृषि के कारण ही संभव हुई। बाजार, व्यापारिक मार्ग और शिल्प उद्योग कृषि उत्पन्न समाजों की ही देन है। 6 नंबर, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। कृषि ने मानव की प्रकृति पर निर्भरता बढ़ा दी। वर्षा, मौसम, धरती और सूर्य जैसे प्राकृतिक तत्वों को महत्व दिया जाने लगा। इसने धार्मिक विश्वासों, त्योहारों और परंपराओं को जन्म दिया, जैसे कि पौष माह फसल उत्सव, मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी आदि। 7वां, पर्यावरणीय प्रभाव। कृषि के प्रसार से जंगल कटने लगे, जल स्रोतों का उपयोग बढ़ा और भूमि की प्रकृति बदली। हालांकि इससे मानव को लाभ हुआ, लेकिन धीरे धीरे प्राकृतिक असंतुलन और पर्यावरणीय संकटों की भी शुरुआत हुई। निष्कर्ष क्या निकलता है? कृषि ने मानव संप्रदायों को केवल भोजन उपलब्ध कराने का साधन नहीं दिया, बल्कि उसने मानव जीवन को जड़ से बदल दिया। यह समाज, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचनाओं की आधारशिला बनी। आज भी कृषि मानव समाज की रीढ़ है। चाहे तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, खाद्य उत्पादन की आवश्यकता तो हमेशा रहेगी। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, जो कि अगले पेज पे है। प्रश्न नंबर 2 है, जहाँ तक कांस्य व तांबे के उपयोग का संबंध है, कांस्य युग प्रौद्योगिकी में एक वास्तविक उछाल का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी व्याख्या कीजिए। इस कथन का तात्पर्य यह है कि कांस्य युग के दौरान मानव सभ्यता ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी प्रगति की। कांस्य और तांबे का उपयोग मानव इतिहास में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, जिसने न केवल औजारों और हथियारों के निर्माण को बेहतर किया, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में भी व्यापक बदलाव लाए। कांस्य और तांबे की खोज। पहला नंबर है कांस्य और तांबे की खोज की पृष्ठभूमि। तांबा, जिसको कॉपर भी कहते हैं,
धरती से अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त होने वाला पहला धातु था। आरंभिक मानवों ने इसे पत्थर युग के अंतिम चरण में खोजा और धीरे धीरे इसके उपयोग को सीखा। लेकिन तांबा शुद्ध रूप से नरम होता है, जिससे यह औजारों और हथियारों के लिए बहुत प्रभावी नहीं था। बाद में मानव ने तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य तैयार किया, जो अधिक कठोर और टिकाऊ धातु थी। यह मिश्रण तकनीक कांस्य युग की शुरुआत का प्रतीक बनी। दूसरा, प्रौद्योगिकी में वास्तविक उछाल का क्या अर्थ है? वास्तविक उछाल से आशय है कि इस युग में मानव ने तकनीकी दृष्टि से एक बड़ी छलांग लगाई। कांस्य के आविष्कार ने औजारों, हथियारों और कृषि उपकरणों के निर्माण को अधिक मजबूत, टिकाऊ और कुशल बनाया। प्रमुख उपलब्धियां: कृषि उपकरण जैसे हल, दराती आदि कांस्य से बनने लगे, जिससे खेती अधिक उत्पादक हुई। हथियारों जैसे कि भाले, तलवारें, तीर, कुल्हाड़ी आदि की गुणवत्ता बढ़ी, जिससे युद्ध क्षमता में सुधार हुआ। और बर्तन, आभूषण और मूर्तियां भी कांस्य से बनने लगीं, जिससे सांस्कृतिक और कलात्मक विकास हुआ। तीसरा नंबर, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। कांस्य और तांबे के व्यापार ने व्यापारिक मार्गों को जन्म दिया। पश्चिम एशिया, मिस्र, चीन और सिंधु घाटी जैसी सभ्यताओं में धातु व्यापार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत की। औजारों की गुणवत्ता में वृद्धि, उत्पादन क्षमता बढ़ी, जिससे अधिशेष उत्पादन हुआ और सामाजिक वर्गों का विकास हुआ। कारीगर वर्ग उभरा, जिससे धातु कार्यकला को आगे बढ़ाया। चौथा नंबर, राजनीतिक और सैन्य सुदृढ़ीकरण। कांस्य के हथियारों ने कुछ समूहों और शासकों को युद्ध में बढ़त दिलाई, जिससे राज्यों और साम्राज्यों की नींव पड़ी। अधिक शक्तिशाली संगठन सेनाओं का उदय हुआ। पांचवा, कांस्य युग की प्रमुख सभ्यताएं। कौन कौन सी सभ्यताएं थी जो कि कांस्य युग की ही थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत में थी, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, चीन की सांगे सभ्यता। इन सभी सभ्यताओं में कांस्य का भरपूर प्रयोग हुआ, जो उनकी उन्नत प्रौद्योगिकी और समृद्धि को दर्शाता है। इस प्रश्न का निष्कर्ष ये है, कांस्य और तांबे के प्रयोग ने मानव सभ्यता को पत्थर युग की सीमाओं से निकालकर एक अधिक व्यवस्थित, सक्षम और जटिल समाज की ओर अग्रसर किया। यह न केवल औजारों के विकास में बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में भी परिवर्तन का आधार बना। इसलिए कहा गया है कि कांस्य युग प्रौद्योगिकी में एक वास्तविक उछाल का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी और सांस्कृतिक युगों में से एक था। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न 3 है, प्रारंभिक राज्य के उद्भव में व्यापार की क्या भूमिका थी? प्रारंभिक राज्यों का उद्भव मानव समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था। यह वह समय था जब मानव समाज छोटे छोटे कबीलाई समूहों से निकलकर संगठित प्रशासनिक और राजनीतिक इकाइयों में बदल रहा था। इस संक्रमण में व्यापार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापार ने न केवल आर्थिक समृद्धि को जन्म दिया, बल्कि समाज में वर्गीय संरचना, प्रशासन, कानून और सत्ता के केंद्रीकरण को भी गति दी। पहला नंबर, अधिशेष उत्पादन और व्यापार की शुरुआत। कृषि क्रांति के बाद मानव ने अधिशेष उत्पादन करना शुरू कर दिया। यह अधिशेष केवल उपभोग के लिए नहीं, बल्कि विनिमय और व्यापार के लिए भी उपयोग किए जाने लगा। एक समुदाय के पास अतिरिक्त अनाज, वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, पशु आदि होते थे और दूसरे समुदाय को उसकी आवश्यकता होती थी, तो वस्तु विनिमय प्रारंभ हुआ। यहीं से व्यापार की नींव पड़ी और लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों से संबंध बनाने की प्रेरणा मिली। दूसरा नंबर, नदियों और व्यापार मार्गों की भूमिका। प्रारंभिक राज्य अक्सर नदी घाटियों में विकसित हुए, जैसे कि मिस्र में नील नदी, भारत में सिंधु और गंगा, चीन में वांगो। इन नदियों ने व्यापार के लिए आसान मार्ग उपलब्ध कराए। व्यापारी नावों और बैलगाड़ियों के माध्यम से दूर दूर तक माल पहुंचाने लगे। इससे न केवल संपर्क बढ़ा, बल्कि अन्य संस्कृतियों और तकनीकों का आदान प्रदान भी हुआ। तीसरा नंबर, शहरीकरण और बाजारों का विकास। व्यापारिक गतिविधियों के कारण शहरों का विकास हुआ। शहर व्यापार, शिल्प और प्रशासन के केंद्र बन गए। वहाँ बाजार, गोदाम, कारखाने और मुद्रा जैसी व्यवस्थाएं बनी। ये सभी राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले तत्व थे।
4 नंबर, व्यापार के कारण सामाजिक विभाजन। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे समाज में वर्ग भेद की रेखाएं स्पष्ट होने लगी। व्यापारी, शासक, कारीगर, कृषक आदि अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गए। शासकों ने व्यापार से कर वसूलना शुरू किया, जिससे राजकोष मजबूत हुआ और प्रशासन का ढांचा बढ़ा। 5 नंबर, राजनैतिक सत्ता और व्यापार का संबंध। व्यापार के बढ़ने से कुछ क्षेत्रों में अधिक धन और संसाधन एकत्रित हुए। इन क्षेत्रों में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। शासकों ने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, मुद्रा का नियंत्रण और व्यापार का कर निर्धारण करना शुरू किया। इससे उसकी राजनीतिक शक्ति और अधिक सुदृढ़ हुई। अब इसमें देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया में व्यापारिक गतिविधियां राज्य व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई थी। सिंधु घाटी में व्यापार ने शहरों को समृद्ध और सुव्यवस्थित बनाया। सांग वंश, जो कि चीन में था, में कांस्य व्यापार ने शाही सत्ता को बदल दिया। 6 नंबर, व्यापार का क्या लाभ था? व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रारंभिक राज्यों ने जब दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार करना शुरू किया तो राज्य के कूटनीतिक संबंध भी विकसित हुए। यह एक वैश्विक दृष्टिकोण की शुरुआत थी, जिसमें शासक न केवल अपनी सीमाओं के भीतर बल्कि बाहर की दुनिया से भी संपर्क बनाए रखते थे। इस निष्कर्ष, व्यापार ने प्रारंभिक राज्यों के गठन में एक प्रेरक शक्ति की भूमिका निभाई। इससे केवल आर्थिक समृद्धि नहीं दी, बल्कि सामाजिक संगठन, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक सत्ता को भी आकार दिया। व्यापार ने मानव समाज को आत्मनिर्भर समुदायों से निकालकर संगठित और जटिल राज्य व्यवस्थाओं में परिवर्तित किया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक राज्य के उद्भव में व्यापार एक मौलिक स्तंभ रहा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि अगले पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 4, फारसी साम्राज्य के प्रशासनिक संगठन पर एक लेख लिखिए। फारसी साम्राज्य विशेष रूप से अखेमेनिड वंश के शासनकाल में प्राचीन विश्व का एक अत्यंत शक्तिशाली और सुव्यवस्थित साम्राज्य था। इस साम्राज्य ने लगभग 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के विशाल भूभाग पर शासन किया। साइरस महान और दारियस प्रथम जैसे महान शासकों के नेतृत्व में इस साम्राज्य ने एक अद्वितीय और प्रभावशाली प्रशासनिक संगठन की स्थापना की, जो आने वाले युगों के लिए एक आदर्श बन गया। इसका पहला नंबर हेडिंग है, साम्राज्य का विभाजन, सत्रापियों की व्यवस्था। दारियस प्रथम ने फारसी साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए लगभग 30 प्रांतों में विभाजित किया। प्रत्येक प्रांत का प्रमुख सत्राप कहलाता था, जो राजा का प्रतिनिधि होता था। और सत्राप का कार्य क्या होता था? तो सत्राप का कार्य कर वसूलना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सेना का संचालन, व्यापार और संचार की निगरानी करना। सत्रापों पर नज़र रखने के लिए राजा ने एक अलग विभाग भी बनाया, जिसे राजा की आँखें और कान कहा जाता था। कर प्रणाली, फारसी साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित थी। प्रत्येक सत्राप से एक निश्चित वार्षिक कर वसूला जाता था, जो अनाज, पशु, सोना, चांदी, कपड़ा आदि के रूप में हो सकता था। कर की राशि हर प्रांत की आर्थिक क्षमता के अनुसार निर्धारित होती थी। कर वसूलने की यह आधुनिक और न्यायसंगत व्यवस्था ने फारसी प्रशासन को स्थायित्व और समृद्धि प्रदान की। तीसरा नंबर हेडिंग है इसमें, संचार और सड़क व्यवस्था। दारियस ने साम्राज्य को जोड़ने के लिए व्यापक सड़कों का जाल बिछाया। इसमें सबसे प्रसिद्ध थी राजपथ, रॉयल रोड, जो सूसा से सरडिस तक जाती थी। राजपथ, जिसे रॉयल रोड भी कहते थे। सड़कों पर डाक सेवा की व्यवस्था थी, जिसमें घुड़सवार संदेशवाहक विश्राम स्थलों पर घोड़े बदलते हुए संदेश पहुंचाते थे। इससे राजा को साम्राज्य के हर कोने की सूचना शीघ्र मिलती थी और नियंत्रण बना रहता था। सेना और सुरक्षा, फारसी साम्राज्य की सेना एक स्थायी और संगठित सैन्य प्रणाली पर आधारित थी। इसमें फारसी, मादी और विजित क्षेत्रों के सैनिक शामिल होते थे। अमर सैनिक, इमोर्टल्स नामक एक विशेष रक्षक सेना भी थी,
जो सदैव 10,000 की संख्या में रहती थी। सत्राप अपने अपने क्षेत्र में एक निश्चित सैन्य शक्ति रखते थे, परंतु उनका नियंत्रण अनंत सम्राट के पास ही रहता था। 5 नंबर हेडिंग है धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता। फारसी शासन की विशेषता उसकी धार्मिक सहिष्णुता थी। साइरस महान ने यह नीति अपनाई कि हर प्रांत के लोग अपनी संस्कृति और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाएं। बाइबल में साइरस की प्रशंसा इस बात के लिए की गई कि उसने यहूदियों को उनकी भूमि लौटाने की अनुमति दी। इस नीति ने प्रशासन में स्थिरता और जन समर्थन को बढ़ावा दिया। 6 नंबर हेडिंग है मुद्रा प्रणाली और व्यापार। दारियस ने साम्राज्य में स्वर्ण सिक्कों, जिसका नाम डारिक, की शुरुआत की, जिससे दारियस ने डारिक नामक स्वर्ण के सिक्कों की शुरुआत की, जिससे आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगम हुआ। यह एक मुद्रा प्रणाली थी जिसने व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता आई और आर्थिक विकास को बल मिला। निष्कर्ष, फारसी साम्राज्य का प्रशासनिक संगठन अत्यंत सुव्यवस्थित, न्यायसंगत और दूरदर्शी था। इसमें शक्ति का केंद्रीकरण राजा के पास था, लेकिन स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के लिए सत्रापों को पर्याप्त अधिकार दिए गए थे। संचार, कर, सेना, धर्म और संस्कृति के क्षेत्रों में संतुलन बनाकर फारसी शासकों ने एक विशाल बहुजातीय साम्राज्य को कुशलता से चलाया। इस मॉडल ने न केवल समकालीन बल्कि भविष्य के अनेक व्यवस्थाओं को भी प्रेरित किया। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि प्राचीन यूनान में अभिजात तथा किसान वर्ग के परस्पर संघर्ष का वर्णन कीजिए और लोकतंत्र के उद्भव में इसकी क्या भूमिका थी। प्राचीन यूनान में अभिजात और किसान वर्ग, इनकी हमको तुलना करनी एक तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं आंसर। प्राचीन यूनान, विशेषकर एथेंस नगर राज्य, लोकतंत्र की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। लेकिन लोकतंत्र का यह विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह वर्ग संघर्षों, आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक आंदोलनों की लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष अभिजात वर्ग और किसान सामान्य वर्ग के बीच था, जिसने यूनान के सामाजिक ढांचे और शासन प्रणाली को बदलने की नींव रखी। अब इसमें हम देख लेते हैं अभिजात वर्ग और किसान वर्ग की स्थिति क्या थी। तो अभिजात वर्ग, प्रारंभिक यूनानी समाज में शक्ति और संपत्ति जमींदार अभिजात वर्ग के हाथों में ही केंद्रित थी। वे बड़े भूभाग के स्वामी थे और राजकीय पदों पर भी उनका वर्चस्व था। किसान वर्ग, अधिकांश यूनानी नागरिक किसान या छोटे कारीगर थे। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। भूमि की कमी, फसल की असफलता और करों के बोझ के कारण उन्हें अक्सर ऋण पर निर्भर रहना पड़ता था। वर्ग संघर्ष की शुरुआत, गरीब किसान अक्सर अभिजात वर्ग से ऋण लेते थे और चुका न पाने की स्थिति में उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था या उनकी भूमि छीन ली जाती थी। धीरे धीरे आर्थिक और सामाजिक असमानता इतनी बढ़ गई कि समाज में असंतोष और विद्रोह की भावना फैलने लगी। कई स्थानों पर किसानों ने विद्रोह किया, प्रदर्शन किया और भूमि पुनर्वितरण की मांग की। तीसरा नंबर हेडिंग है सोलोन। सोलोन के सुधार, संघर्ष का पहला राजनीतिक समाधान। लगभग 594 ईसा पूर्व में एथेंस में सोलोन नामक अभिजात व्यक्ति को यह संकट सुलझाने के लिए पूर्ण अधिकार दिए गए। उन्होंने कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए। ऋण मुक्ति कानून, पुराने ऋणों को रद्द किया गया और ऋण के कारण दास बन चुके लोगों को मुक्त किया गया। ऋण दासता समाप्त, ऋण न चुका पाने की स्थिति में किसी को दास नहीं बनाया जा सकता। समाज का वर्गीकरण आय पर आधारित, नागरिकों को आर्थिक स्थिति के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया, जिससे गैर अभिजात वर्ग को भी प्रशासन में भागीदारी मिली। न्यायालयों तक पहुंच, आम नागरिकों को न्याय की प्रणाली तक पहुंच का अधिकार दिया गया। हालांकि इन सुधारों ने तात्कालिक समाधान मिला, लेकिन असंतोष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। चौथा नंबर हेडिंग है पीसी सत्रातस
और तानाशाही का दौर। सोलोन के सुधारों के बाद कुछ समय तक तानाशाही का युग रहा, जब पिसिस्त्रातस जैसे नेताओं ने किसानों का समर्थन लेकर सत्ता हथियाई और भूमि पुनर्वितरण किया। उन्होंने गरीबों को कुछ राहत दी, जिससे लोकप्रियता और स्थिरता बनी रही। क्लेनीज और लोकतंत्र की नींव। 508 ईसा पूर्व में क्लेनीज ने और भी बड़े लोकतांत्रिक सुधार किए। जनसभा को अधिक शक्तियां दी गई। नागरिकों को भौगोलिक आधार पर संगठित किया गया, जिससे वंश और वर्ग पर आधारित राजनीति कमजोर हुई। प्रशासनिक पदों को चयन लॉटरी प्रणाली से होने लगा, जिससे आम नागरिकों को भी भागीदारी मिली। 6 नंबर हमारा हेडिंग है लोकतंत्र के उद्भव में संघर्ष की भूमिका। अभिजात वर्ग और किसान वर्ग के संघर्ष ने एथेंस को यह एहसास कराया कि स्थायित्व और विकास के लिए राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक न्याय आवश्यक है। इस संघर्ष ने राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया, राजनीतिक ढांचे में आम लोगों की भागीदारी की आवश्यकता को स्थापित किया और लोकतंत्र की भावनाओं को जन्म दिया। इसका निष्कर्ष निकलता है, प्राचीन यूनान में अभिजात और किसान वर्ग के बीच हुआ संघर्ष न केवल सामाजिक या आर्थिक टकराव था, बल्कि यह एक राजनीतिक क्रांति की भूमि तैयार करने वाली प्रक्रिया थी। इस संघर्ष ने शासन प्रणाली को बदलने पर विवश किया और धीरे धीरे यूनान में लोकतंत्र का बीजारोपण हुआ। यही लोकतंत्र आगे चलकर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की प्रेरणा बना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सामंतवाद के 2 चरणों के दौरान कृषि उत्पादन का संगठन किस प्रकार परिवर्तित हुआ। हम क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे। सामंतवाद के 2 चरणों के दौरान कृषि उत्पादन का संगठन किस प्रकार परिवर्तित हुआ। इसका आंसर है, सामंतवाद एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी जो मध्यकालीन यूरोप में लगभग 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक प्रभावित रही। इसमें मुख्य भूमि उत्पादन का साधन थी और समाज का ढांचा भूमि के स्वामित्व और नियंत्रण पर आधारित था। सामंतवाद के 2 प्रमुख चरण माने जाते हैं। पहला नंबर है प्रारंभिक सामंतवाद, जो कि 9वीं से 11वीं शताब्दी तक माना जाता है। दूसरा है परिपक्व सामंतवाद, जो कि 12वीं से 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। इन दोनों चरणों के दौरान कृषि उत्पादन के संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन न केवल कृषि तकनीक और श्रम व्यवस्था से जुड़े थे, बल्कि सामाजिक संबंधों और ग्रामीण जीवन की संरचना को भी प्रभावित करते थे। इसमें पहला नंबर है प्रशासनिक सामंतवाद में कृषि उत्पादन का संगठन, आत्मनिर्भरता और मैनर व्यवस्था। इस चरण में मैनर प्रणाली प्रमुख थी। मैनर एक विशाल भूभाग होता था जिसका स्वामी एक सामंत होता था। इसमें 3 मुख्य भाग होते थे। पहला होता था डोमेन्स। यह वह भूमि थी जिसे सामंत स्वयं उपयोग करता था और उस पर किसानों के बिना भुगतान श्रम करवाया जाता था। मतलब किसानों को कोई पैसा नहीं दिया जाता था और उनसे श्रम कार्य करवाया जाता था। दूसरा था कृषकों की भूमि। यह भूमि किसानों को दी जाती थी, लेकिन वे इसके लिए सामंत को अनाज, श्रम और सेवाएं देते थे। और तीसरा था सामुदायिक भूमि, जिसमें चारागाह, जंगल आदि जो गांव के सभी लोग साझा रूप से प्रयोग करते थे। और श्रम और बंधन। किसानों की स्थिति लगभग बंधुआ जैसी थी। वे भूमि से जुड़े होते थे और बिना सामंत की अनुमति के कहीं और नहीं जा सकते थे। उत्पादन की पद्धति आदिम थी। लकड़ी के हल, बिना चक्र वाले हंसिए आदि का प्रयोग होता था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। सारा उत्पादन स्थानीय स्तर पर होता था और व्यापार बहुत सीमित था। इसीलिए मैनर एक स्वनिर्भर इकाई होती थी। दूसरा नंबर है हेडिंग परिपक्व सामंतवाद में कृषि उत्पादन का संगठन। इसमें तकनीकी सुधार। 12वीं शताब्दी के बाद कृषि में कुछ तकनीकी सुधार आए। लोहे के हल का प्रयोग हुआ,
तीन खेत प्रणाली आई, घोड़े के उपयोग और नालों की शुरुआत हुई। इन तकनीकों से उत्पादकता में वृद्धि हुई। श्रम संबंधों में परिवर्तन। इस काल में बंधुआ किसानों की संख्या घटने लगी और उनकी स्थिति कुछ हद तक सुधरी। अब वे कुछ क्षेत्रों में किराएदार बन गए और पैसे देकर भूमि का प्रयोग करने लगे। अगली हेडिंग है बाजार और व्यापार का विस्तार। कृषि उत्पादन अब केवल स्थानीय उपभोग के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए भी होने लगा। शहरों का विकास, मेले और व्यापारिक मार्गों ने ग्रामीण जीवन को बाजार से जोड़ा। नगद अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव। अब किसान अनाज की जगह नगद किराया देने लगे। इससे सामंतों का सीधा नियंत्रण उत्पादन पर कुछ कम हुआ और किसानों को अधिक स्वायत्तता मिली। अब दोनों में हम देख लेते हैं प्रारंभिक सामंतवाद और परिपक्व सामंतवाद में अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर हम देखेंगे तो पहला है उत्पादन प्रणाली। इसमें उत्पादन प्रणाली कैसी थी? प्रारंभिक सामंतवाद में आत्मनिर्भर थी और स्थानीय थी, और परिपक्व में क्या थी? बाजारोन्मुख व्यापार से जुड़ी हुई थी। बाजारोन्मुख व्यापार से जुड़ी हुई थी, मतलब बाजार में भी अनाज जाने लगा। श्रम व्यवस्था कैसी थी? प्रारंभिक सामंतवाद में बंधुआ किसान थे और अनिवार्य श्रम करना पड़ता था, लेकिन परिपक्व सामंतवाद में किराएदार किसान होने लगे और सीमित स्वतंत्रता थी। और तकनीक कैसी थी? तो प्रारंभिक सामंतवाद में साधारण उपकरण थे और परिपक्व सामंतवाद में उन्नत कृषि औजार और प्रणाली आ गए। भूमि नियंत्रण। सामंतों द्वारा प्रत्यक्ष भूमि नियंत्रण किया जाता था प्रारंभिक सामंतवाद में, और परिपक्व में किसानों द्वारा किराए पर भूमि का उपयोग किया जाता था। अर्थव्यवस्था का स्वरूप वस्ती विनिमय, स्थानीय उपयोग, और परिपक्व में नगद किराया और बाजारीकरण, मतलब वस्तुओं को बाजार में भी बेचे जाने लगा था। तो यही अंतर है। यह है प्रारंभिक सामंतवाद इतना, और इसके बाद यह है परिपक्व सामंतवाद। तो इन दोनों के बीच में अंतर है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष। सामंतवाद के दोनों चरणों के दौरान कृषि उत्पादन के संगठन में गंभीर परिवर्तन आए। प्रारंभिक काल में उत्पादन स्थानीय, बंधन युक्त और सीमित था, जबकि परिपक्व काल में यह उन्नत, व्यापारीकृत और अपेक्षाकृत मुक्त हो गया। इन परिवर्तनों ने यूरोपीय समाज में सामाजिक गतिशीलता, शहरीकरण और अनंत सामंतवाद की समाप्ति की पूंजीवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि है 10वीं शताब्दी तक समुद्री व्यापार को इस्लाम के उदय ने किन तरीकों से प्रभावित किया? 10वीं शताब्दी तक समुद्री व्यापार को इस्लाम के उदय ने किन तरीकों से प्रभावित किया? इसका हम आंसर देखते हैं। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ और इसके साथ ही एक नए धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत हुई। बहुत जल्दी ही इस्लाम साम्राज्य ने विशाल भूभागों जैसे पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया और कुछ हद तक यूरोप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस विस्तार ने न केवल भूमि आधारित राजनीतिक और समाज को प्रभावित किया, बल्कि समुद्री व्यापार की संरचना और स्वरूप को भी गहराई से बदल दिया। 10वीं शताब्दी तक आते आते इस्लामी जगत दुनिया का सबसे प्रमुख समुद्री व्यापार नेटवर्क का केंद्र बन चुका था। इस्लाम ने समुद्री व्यापार को निम्नलिखित प्रमुख तरीकों से प्रभावित किया, जिसमें पहला तरीका ये था प्रभावित करने का, भौगोलिक विस्तार और व्यापारिक स्थिरता। इस्लाम के उदय के साथ ही अरबों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, फारस और बाद में सिंध और दक्षिण एशिया तक अपने साम्राज्य को फैला लिया। इस विस्तार ने भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के बड़े हिस्से को इस्लामी नियंत्रण में ला दिया। इन क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता बनी, जिससे समाज को संरक्षण मिला, जिससे व्यापार को संरक्षण मिला। दूसरा नंबर है वाणिज्य को धार्मिक प्रोत्साहन। इस्लाम में व्यापार को पवित्र कार्य माना गया। पैगंबर मोहम्मद स्वयं एक व्यापारी थे और इस्लामी ग्रंथों में ईमानदारी और निष्पक्षता से व्यापार करने की सराहना की गई है। इन व्यापारियों को सामाजिक सम्मान मिला और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई। तीसरा नंबर है मुस्लिम व्यापारिक समुदायों का विस्तार।
10वीं शताब्दी तक मुस्लिम व्यापारिक पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण भारत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे मलक्का, सुमात्रा और चीन के बंदरगाहों तक पहुंच चुके थे। इन व्यापारियों ने स्थानीय बाजारों से संबंध बनाए और स्थानीय समाजों में इस्लाम के फैलाव को भी योगदान दिया। कई स्थानों पर मुस्लिम व्यापारी स्थायी बस्तियां बनाकर स्थानीय शासन और व्यापारिक संरचना का हिस्सा बन गए। 4 नंबर हेडिंग है व्यापारिक मार्गों और बंदरगाहों का विकास। इस्लामी साम्राज्य ने कई महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाया। बसराह, अदन, सोहर, सिराफ और हामुर्ज जैसे बंदरगाहों का विकास हुआ। ये बंदरगाह मध्य पूर्व और भारत, चीन तथा अफ्रीका के बीच व्यापारिक केंद्र बन गए। 5 नंबर हेडिंग है सांस्कृतिक और तकनीकी योगदान। मुस्लिम नाविकों और भूगोलवेत्ताओं ने समुद्री यात्रा को आसान बनाने में योगदान दिया। ध्रुव तारा की मदद से दिशा निर्धारण हुई। डच समुद्री मानचित्रों का निर्माण हुआ और हवा और मौसम की समझ के साथ लंबी यात्राएं संभव हो सकी। इसके अलावा अरबी भाषा व्यापार की एक साझा भाषा बन गई, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी आसानी से संवाद कर सकें। 6 नंबर हेडिंग है व्यापार वस्त्र, मसाले, धातु, दास और ज्ञान का व्यापार। इसमें व्यापार अच्छा होने लगा। वस्त्र का भी हुआ, मसालों का भी हुआ, धातु का हुआ, दास और ज्ञान का भी हुआ। इस्लामी व्यापारी केवल व्यापारिक सामान ही नहीं बल्कि ज्ञान, तकनीकी और संस्कृति का भी आदान प्रदान करते थे। चीन से रेशम और कागज, भारत से मसाले और रत्न, अफ्रीका से सोना और दास, इन सब की आपूर्ति इस्लामी व्यापारियों द्वारा की जाती थी। इसके साथ ही विज्ञान, गणित और चिकित्सा का भी प्रसार हुआ। इस प्रश्न का निष्कर्ष है 10वीं शताब्दी तक इस्लाम के उदय ने समुद्री व्यापार को एक नए स्वरूप, नए क्षेत्रीय संपर्क और सांस्कृतिक समन्वय की दिशा में अग्रसर किया। इस्लामी व्यापारिक नेटवर्क ने न केवल व्यापार को संगठित, सुरक्षित किया बल्कि एक नए बाजार, नए संपर्क और नई विचारधाराओं को भी जन्म दिया। यह कहना गलत न होगा कि इस्लाम का उदय प्राचीन विश्व के समुद्री व्यापारिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर, ये 9 होना चाहिए या फिर ये 8 होगा तो ऊपर वाला 7 होना चाहिए था, कोई नहीं। कुल मिला के प्रश्न तो 10 ही हैं, नंबर में भले ही ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये प्रश्न हम देखते हैं। भारत में एक व्यापारिक समूह के रूप में बंजारों का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में एक व्यापारिक समूह के रूप में बंजारों का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत का आर्थिक इतिहास विविध और जीवंत व्यापारिक परंपराओं से समृद्ध रहा है। इनमें बंजारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। बंजारे भारत के एक परंपरागत घुमंतू व्यापारी समुदाय थे, जो स्थानीय और दूर दराज के क्षेत्रों में वस्तुओं का परिवहन और विनिमय करते थे। इनकी गतिविधियां प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक जारी रहीं और इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया। बंजारों की उत्पत्ति और पहचान। बंजारा शब्द संस्कृति के वंचर या वाणिज्यकार से निकला है, जिसका अर्थ होता है जंगलों में चलने वाला या व्यापारी। बंजारों की कई उपजातियां होती थीं, जैसे लंबाड़ी, गोर, नायक, धुरी आदि। ये लोग मुख्यतः घोड़े, बैल और ऊँटों की सहायता से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। वे घुमंतू जीवन शैली अपनाते थे, लेकिन समय समय पर अस्थायी बस्तियां भी बसाते थे, जिन्हें ताना या ढेरा कहा जाता था। 2 नंबर क्या था इनके बारे में, बंजारों के बारे में, इनकी व्यापारिक गतिविधियाँ। बंजारों का मुख्य कार्य था वस्तुओं का थोक व्यापार और परिवहन। वे कई प्रकार की वस्तुएं लादकर दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाते थे, जैसे अनाज में जैसे कि चावल, गेहूं, जौ और नमक, मसाले, सूती कपड़े, घी, गुड़, तंबाकू, लकड़ी आदि। कुछ क्षेत्रों में वे दूध और दूध से बने उत्पाद भी ले जाते थे।
वे उन इलाकों में ज़रूरी वस्तुएं पहुंचाते थे जहां उनका उत्पादन नहीं होता था। उदाहरण के लिए वे नमक को राजस्थान से पूर्वी भारत और धान को गंगा घाटी से मध्य भारत तक ले जाते थे। 3 नंबर रीडिंग है परिवहन और संरचना। बंजारों के कारवां को टांटा कहा जाता था। एक टांटा में सैकड़ों बैलगाड़ियां होती थीं और उनमें पूरा समुदाय एक साथ यात्रा करता था। हर टांडा का एक मुखिया होता था जिसे नायक कहा जाता था, जो यात्रा का नेतृत्व करता था और सुरक्षा सुनिश्चित करता था। ये लोग मार्गों को अच्छे से जानते थे, जंगलों, पहाड़ियों और दुर्गम इलाकों से होकर व्यापारिक मार्ग चुनते थे। और चौथा नंबर हेडिंग है प्रशासन और शासन से संबंध। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में बंजारों की सेवाओं को राजकीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी। मुगल सेना के लिए अनाज, घोड़े और अन्य आपूर्ति पहुंचाने में बंजारों की भूमिका अहम होती थी। राज्य उन्हें राजपत्रित व्यापारी मानते थे और कई बार उन्हें शुल्क या कर में छूट भी दी जाती थी। 5 नंबर है बंजारों के बारे में सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान। बंजारे न केवल वस्तुओं का लेन देन करते थे बल्कि भाषा, संस्कृति, संगीत और लोक कथाओं का भी आदान प्रदान करते थे। इनकी स्त्रियां विशेष प्रकार के घुंघराले वस्त्र, गहने और लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध थीं। बंजारों का पतन 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान जब रेलवे और पक्के सड़क मार्ग बने, तब बंजारों की पारंपरिक व्यापारिक प्रणाली धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अंग्रेजों ने इन्हें कई बार आवारा और संदिग्ध समुदाय मानकर दमनात्मक नीति अपनाई, जिससे बंजारा समुदाय का व्यवसाय लगभग समाप्त हो गया। निष्कर्ष, बंजारों ने भारत में एक गतिशील, विविध और व्यापक व्यापार प्रणाली की नींव रखी। उनका योगदान न केवल आर्थिक ही नहीं था, बल्कि उन्होंने भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को भी समृद्ध किया। आज भी बंजारों की परंपराएं, गीत, वेशभूषा और लोक नृत्य उनकी जीवंत विरासत को संरक्षित किए हुए हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 9 है। तो प्रश्न नंबर 9 ये है, व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में बाजार और मेले किस प्रकार विकसित हुए? व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में बाजार और मेले किस प्रकार विकसित हुए? इसका हम आंसर देखते हैं। भारत सहित विश्व के विभिन्न सभ्यताओं में बाजार और मेले व्यापारिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। ये न केवल वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए थे, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के भी अभिन्न अंग बने। प्रारंभ में स्थानीय विनिमय के साधन के रूप में विकसित ये केंद्र समय के साथ स्थायी आर्थिक संस्थाओं में बदल गए। नीचे हम समझते हैं कि कैसे विकसित हुए और व्यावसायिक गतिविधियों में इनकी क्या भूमिका रही। तो पहली हेडिंग है कृषि अधिशेष और वस्तु विनिमय की आवश्यकता। प्रारंभिक मानव समाज मुख्यतः आत्मनिर्भर थे, परंतु जब कृषि ने अधिशेष उत्पादन होने लगा तो समुदाय को अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज, वस्त्र आदि मिलना शुरू हुआ। इस अधिशेष को अन्य वस्तुओं के लिए विनिमय करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे बाजारों की अवधारणा शुरू हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक या मासिक रूप से स्थानीय हाट लगने लगे। यहाँ किसान, कारीगर और व्यापारी वस्त्र, अनाज, बर्तन, मसाले, पशु आदि का आदान प्रदान करते थे। शहरों और नगरों का विकास। जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ा, स्थायी बाजारों की स्थापना हुई। व्यापारिक मार्गों के पास बसे शहर जैसे वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांचीपुरम, उज्जैन आदि प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गए। इन बाजारों में व्यापार अब वस्तु विनिमय से आगे बढ़कर मुद्रा आधारित लेन देन पर आधारित होने लगा। व्यापारिक वर्ग, साहूकार और दस्तकार इन शहरों में बसने लगे। तीसरा नंबर हेडिंग है राज्य सत्ता और बाजार संरचना। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में राजाओं ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार करों का नियमन किया, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की और कई बार बाजारों को राजकीय संरक्षण भी दिया। मुगल काल में मंडी शब्द प्रचलन में आया, जहां थोक व्यापार होता था। अब इसका हम देखते हैं चौथा नंबर हेडिंग
धार्मिक स्थलों और मेलों की भूमिका। भारत में कई बाजार धार्मिक स्थलों के पास विकसित हुए क्योंकि तीर्थयात्रियों की भीड़ व्यापार के लिए अनुकूल अवसर देती थी। इससे मेले का भी उदय हुआ। उदाहरण के लिए कुंभ मेला, पशुपतिनाथ मेला, पुष्कर मेला आदि सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं थे, बल्कि ये विशाल व्यापारिक मेले भी थे। इनमें दूर दराज के व्यापारी वस्त्र, गहने, मसाले, घोड़े, ऊँट, कृषि औजार आदि बेचते थे। विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या था? प्राचीन भारत में समुद्री और स्थल मार्गों से होने वाला व्यापार भी बाजारों और मेलों को प्रभावित करता था। अरब, फारसी, चीनी और रोमन व्यापारिक भारतीय वस्तुओं, विशेषकर मसाले, रत्न, सूती वस्त्र, हाथी दांत, चाय आदि की खरीदारी के लिए भारतीय बंदरगाहों जैसे कालीकट, मसूलीपट्टनम, सूरत तक आते थे। ऐसे बंदरगाह शहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन गए। 6 नंबर है मेलों और बाजारों की सामाजिक भूमिका। मेलों ने विभिन्न सांस्कृतिक भाषाओं और जातियों के बीच संवाद और संपर्क को बढ़ाया। स्थानीय कलाकार, गायक, नर्तक और जादूगर भी मेलों में प्रदर्शन करते थे, जिससे ये सांस्कृतिक केंद्र भी बन गए। इसका निष्कर्ष यह निकलता है, बाजार और मेले केवल वस्तुओं के क्रय विक्रय तक नहीं सीमित थे, बल्कि वे समाज की गतिशीलता, सांस्कृतिक समन्वय और आर्थिक समृद्धि के प्रतीक बन गए। इनका विकास आवश्यकता, स्थान, शासन और संस्कृति के प्रभावों से हुआ। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में ये परंपराएं जीवित हैं, जो हमारे आर्थिक इतिहास की निरंतरता को दर्शाती हैं। अब हम प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में हमें टिप्पणी लिखनी थी और टिप्पणी किन्हीं 2 पे लिखनी होती है और सिर्फ 250 शब्दों में। तो हम चारों देखेंगे, लेकिन इनमें से आपको केवल 2 ही सॉल्व करने रहते हैं। तो देखेंगे हम पशुचारणी खानाबदोशी। पशुचारणी खानाबदोशी पर टिप्पणी लिखिए 250 शब्दों में। प्रश्न ये है, तो इस पे हम देखते हैं। पशुचारणी खानाबदोशी एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें लोग अपने पशुओं जैसे भेड़, बकरी, ऊँट, याक या घोड़े के साथ चारागाहों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यह प्रणाली मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ कृषि कठिन होती है, जैसे पहाड़ी, मरुस्थल या अर्धशुष्क क्षेत्र। इन समुदायों का जीवन पूरी तरह से पशुओं पर निर्भर होता है। वे दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि उत्पादों का भी उपयोग करते हैं और अतिरिक्त उत्पादन को पास में स्थायी बस्तियों में बेचकर अनाज, वस्त्र, औजार आदि प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पशुचारक समुदायों और कृषक समाजों के बीच एक जीवंत आर्थिक संबंध बना रहता है। भारत में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, रेवाड़ी, डोंगर, बंजारा आदि प्रमुख पशुचारक खानाबदोशी समुदाय हैं। मध्य एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में ऐसे समुदाय मौजूद हैं जैसे मंगोल, बेदुइन, मसी आदि। इनकी आवधिक गतिशीलता मौसम पर निर्भर होती है। गर्मियों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और सर्दियों में नीचे मैदानों की ओर चले जाते हैं। इन्हें ट्रांस ह्यूमन्स भी कहा जाता है। हाल के दशकों में आधुनिक सीमाएं, वनों के संरक्षण कानून, जलवायु परिवर्तन और स्थायी कृषि के विस्तार के कारण इनकी पारंपरिक जीवन शैली पर संकट उत्पन्न हुआ है। फिर भी ये समुदाय प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और स्थानीय जैव विविधता की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 का बी नंबर देखते हैं। क्या था? ईसाई धर्म पर, जो ईसाई धर्म का प्रसार, इस पर हमको टिप्पणी लिखनी थी। तो ईसाई धर्म का प्रसार, ईसाई धर्म की स्थापना 1वीं शताब्दी ईस्वी में यहूदियों, रोमन साम्राज्य का एक प्रांत है। यहूदी जो थे वो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत है। यहूदिया नाम की जगह है और ये रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। में यीशु मसीह द्वारा हुई। उनके अनुयायियों ने, विशेष रूप से सेंट पॉल ने उनके संदेश को यूरोप और पश्चिमी एशिया के अन्य हिस्सों में फैलाया। ईसाई धर्म का प्रारंभिक प्रसार रोमन
साम्राज्य की सड़कों, समुद्री मार्गों और शहरी केंद्रों के माध्यम से हुआ। शुरुआत में ईसाइयों को रोमन शासकों द्वारा सताया गया, लेकिन ईसा मसीह के बलिदान और प्रेम के संदेश ने धीरे धीरे जन समर्थन अर्जित किया। चौथी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को मान्यता दी और बाद में इसे रोमन साम्राज्य का राजधर्म घोषित कर दिया गया। भारत में रोमन कैथोलिक चर्च और पोप की सत्ता के साथ ईसाई धर्म पूरे यूरोप में गहराई से स्थापित हुआ। क्रूसेड्स धार्मिक युद्धों के दौरान धर्म का प्रचार एशिया माइनर और मध्य पूर्व में हुआ। 15वीं शताब्दी के बाद यूरोप उपनिवेशवाद के साथ ईसाई मिशनरियों ने अमेरिका, अफ्रीका, भारत और एशिया के अन्य हिस्सों में धर्म प्रचार किया। स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच और ब्रिटिश मिशनरियों ने चर्च, स्कूल और अस्पताल स्थापित किए। ईसाई धर्म की दो प्रमुख शाखाएं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी रही हैं। आधुनिक युग में ईसाई धर्म का प्रचार शिक्षा और धर्म प्रचार अभियानों के माध्यम से हुआ है। आज ईसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है और इसका प्रभाव वैश्विक संस्कृति, नैतिकता और राजनीति पर भी गहरा है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 का सी, सामंती क्रांति का शोध प्रबंध। सामंती क्रांति का शोध प्रबंध। परिचय। सामंती क्रांति शब्द का प्रयोग मुख्यतः यूरोप के संदर्भ में 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए किया जाता है जिसने रोमन साम्राज्य के पतन के बाद नई सत्ता संरचनाओं को जन्म दिया। यह क्रांति सत्ता के केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर एक निर्णायक मोड़ थी। मुख्य विशेषताएं। इस दौर में भूमि सबसे बड़ी संपत्ति बनी और सत्ता का केंद्र भूमि पर नियंत्रण हो गया। राजा या सम्राट के स्थान पर स्थानीय सामंत प्रभावशाली बन गए। ये सामंत अपने अधीनस्थ योद्धाओं को भूमि देकर सेवा और निष्ठा की मांग करते थे। इससे एक सामंती पिरामिड का निर्माण हुआ। कृषक वर्ग, जिसे सर्फ कहा जाता था, भूमि पर बंधा हुआ था और उसे कर तथा सेवाएं देनी पड़ती थी। इसका कारण क्या था? रोमन साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा की आवश्यकता, बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए थी। मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का पतन और वस्तु विनिमय का उदय। कृषि और योद्धा वर्ग के बीच पारस्परिक निर्भरता। इसका परिणाम क्या हुआ? समाज में कठोर वर्गीकरण, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार, चर्च और सामंत वर्ग की शक्ति में वृद्धि, राज्य सत्ता का कमजोर पड़ना। निष्कर्ष। सामंती क्रांति ने मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक संरचना और राजनीतिक सत्ता को पूरी तरह बदल दिया। इसने एक ऐसा ढांचा बनाया जो कई शताब्दियों तक चला और जिसकी छाया आज भी यूरोपीय इतिहास में देखी जा सकती है। प्रश्न नंबर का हम डी नंबर देखते हैं भाग। मार्टिन लूथर व प्रोटेस्टेंटवाद का जन्म। 16वीं शताब्दी के यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति अपने चरम पर थी, लेकिन उसके भीतर व्यापक भ्रष्टाचार, पाखंड और धर्म शोषक ने आम जनता के बीच असंतोष को जन्म दिया। इसी पृष्ठभूमि में मार्टिन लूथर नामक एक जर्मन भिक्षु, धर्मशास्त्री और प्रोफेसर ने चर्च की बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई। सन 1517 में लूथर ने 95 थेसिस नामक घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने चर्च द्वारा पाप मुक्ति पत्र बेचने की आलोचना की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मोक्ष केवल ईश्वर की कृपा और व्यक्तिगत आस्था से प्राप्त हो सकता है, न कि चर्च की सेवाओं या दान से। लूथर की विचारधारा तेजी से फैली, खासकर जर्मनी और उत्तरी यूरोप में। इसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंटवाद नामक नया धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ, जो रोमन कैथोलिक चर्च से अलग था। इस आंदोलन ने बाइबल को मुख्य स्रोत माना और हर व्यक्ति के लिए उसकी व्याख्या करने का अधिकार दिया। प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने यूरोप
में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की लहर ला दी। इससे चर्च की सत्ता कमज़ोर हुई, राजाओं और राष्ट्रों की सत्ता बढ़ी और शिक्षा तथा धार्मिक विचारों में स्वतंत्रता को बल मिला। निष्कर्ष: मार्टिन लूथर न केवल एक धार्मिक सुधारक थे, बल्कि वे एक बौद्धिक क्रांति के सूत्रधार भी थे। प्रोटेस्टेंटवाद का जन्म यूरोप के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसने आधुनिकता की नींव रखी। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। अब हमारा सारा प्रश्न खत्म हो गया। आज हमने सॉल्व किया इग्नू MHI 101 का प्रश्न, जून 2024 के सारे प्रश्न और उनके सॉल्यूशन देखे हमने। अगर आपको दिसंबर 2023 के भी सारे सॉल्यूशन चाहिए ऐसे ही, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर इस पे 1000 व्यू आ जाएंगे तो मैं कल तक 2023 का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होने वाला है 19 जुलाई 2025 को। और थैंक यू सो मच।